लेकर के आखिर 395 अनुच्छेद तक की कहानी आपके बीच लेकर के आ रहा हूं, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। मैंने अपने चैनल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी की काफी वीडियोस बनाई थी, जिसमें संविधान एक ऐसा पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल था, जिसमें बच्चे बड़ा बोरियत महसूस करते हैं और उनको समझ में नहीं आता। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ वीडियोस आपके बीच लाने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस स्टाइल में मैंने जिस तरीके से संविधान को पढ़ा है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और उसमें कोई भी डिफिकल्टी होगी तो मैं उसके समाधान के लिए भी तैयार रहूंगा। तो भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे महत्वपूर्ण हम सवालों पर भी गौर करेंगे। ये कब बनना शुरू हुआ था, क्यों बनना शुरू हुआ था और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित रहे थे, क्या प्रोसेस थी, सबसे पहली वीडियोस में मैं उसी चीज पर फोकस करूंगा। देखिए, नियम किसी भी देश को चलाने के लिए अत्यंत जरूरी होते हैं। इन बातों से अलग भारत के संविधान के निर्माण की पहला विचार सबसे पहले एक कम्युनिस्ट के द्वारा रखा गया था, जिनका नाम था M.N. रॉय। 1934 में पहली बार M.N. रॉय के द्वारा भारत के संविधान सभा की नींव रखी गई, जिसे भारत शासन अधिनियम में कांग्रेस द्वारा भी जोड़ पकड़ा गया। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो यूएनओ के दबाव के कारण सभी देशों को अपनी वैश्विक ताकतों को आजाद करना था। उसी आजादी के क्रम में 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही भारत की संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कैबिनेट मिशन आखिर क्या ऐसा प्रस्ताव लेकर के आया था? तब के वायसरॉय लॉर्ड बेबल के टाइम का वो प्लान था, जिसको हम बेबल प्लान भी बोलते हैं, जिसके तहत भारत को आजादी मिलनी थी, यानी कि एक भारत को आजादी मिलनी थी, जिसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई थी 30 जून 1948। मगर 30 जून 1948 तक भारत की इस आजादी के लिए एक बड़ा सिलसिला जारी होना था। कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप अपने संविधान लिखने के लिए आजाद हैं और अतिशीघ्र अपना संविधान लिखिए, तब तक आप एज ए डोमिनियन स्टेटस हम यहां पर कार्य करेंगे। उस डोमिनियन स्टेटस पर भी एक थोड़ा सा मैटर था जो बाद में सॉल्व आउट कर लिया गया। तो मित्रों, जून के महीने में ये कैबिनेट मिशन आता है और जुलाई अगस्त में ये प्रस्ताव था, हर 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति चुना जाएगा जो कैबिनेट जो संविधान सभा है उसमें चयनित किया जाएगा। तब भारत की पॉपुलेशन 35 करोड़ हुआ करती थी। उस हिसाब से 389 मेंबर्स को रिक्रूट किया गया कि 389 मेंबर हमारे संविधान सभा की कमेटी में बैठेंगे। हालांकि थोड़ा सा आपको ये भी लग रहा होगा 35 करोड़ में 350 हो जाएंगे, मगर इसमें एक दिलचस्प बात और भी है। जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन में था, जिसे अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण करना था, उस रियासत के अतिरिक्त भी देशी राजा भारत पर रूल किया करते थे, जिन पर अंग्रेजों का डायरेक्ट प्रभाव नहीं था। इसीलिए अंग्रेज उस ही हिस्से को सत्ता का ट्रांसफर कर सकते थे जिस पर उनका डायरेक्ट रूल था। देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ना जरूरी था, क्योंकि ना तो वो स्ट्रगल का एक पार्ट थे और ना ही हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों को अंग्रेज अपने अधिकार थोप सकते थे। तो ये बात क्लियर हुई कि पूरे भारत को, यानी जो उन दिनों भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी क्षेत्र सम्मिलित किया जाता था। 389 में से 296 निर्वाचित होने थे, जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, जिसके लिए संघर्ष होता था आजादी का, और 93 देशी रियासतें। यहां पर निर्वाचित शब्द का मतलब यह था कि 10 लाख पर एक कैंडिडेट चुना जाना था। जुलाई और अगस्त में ये चुनाव हो जाते हैं, मगर 93 सदस्य जो देशी रियासतों के थे वो नहीं चाहते थे कि निर्वाचित हो, तो उनको मनोनीत करने का अधिकार दिया गया, जिस पर कैबिनेट मिशन पर सवाल भी खड़े किए गए कि अगर हम एक लोकतंत्र का खाका तैयार करना चाहते हैं तो मनोनीत शब्द, मगर वो देशी रियासतें थी, ये उनकी इच्छा पर भी था, उन पर अंग्रेज प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रखते थे, जिस वजह से उनको मनोनीत करने का अधिकार दिया गया और ज्यादातर देशी राजा खुद ही उस सभा में सम्मिलित होंगे, यानी कि उस संविधान सभा में तो देशी राजा नहीं चाहेगा ना कि कोई और आदमी कैंडिडेट खड़ा होकर के पार्टिसिपेट करे। तो इस तरह से 93 मेंबर्स को मनोनीत करने का प्रस्ताव था और 296 निर्वाचित थे, जिसमें 292 तो टोटल ही हम कहेंगे कि इंडियंस थे और 4 ब्रिटिश नगर आयुक्त ब्रिटिश काउंसिलर के आयुक्त कहलाएंगे। 296 सीटों पर वोटिंग हुई थी उन दिनों पर, जुलाई अगस्त में, संविधान सभा की टीम गठित करने के लिए, जिसमें से 208 मेंबर सेलेक्ट हुए थे कांग्रेस के। ध्यान से सुनिएगा, 299 में 296 में 208 कांग्रेस के और 73 हुए थे मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग को ये लगने लगा जुलाई अगस्त के रिजल्ट के बाद कि शायद
उनका यहां पर प्रभाव नहीं दिखने वाला। इस संविधान सभा में उनके हकों का हनन होने वाला है, या वो जो सपना देख रहे थे अलग पाकिस्तान का, अब वो पूरा नहीं होगा। तुरंत 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा सीधे कार्यवाही दिवस मनाया गया और कई सांप्रदायिक दंगे उस क्षेत्र में होने लगे। हिंदू मुस्लिम की आग इतना ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी कि जिन्ना की पाकिस्तान की मांग हर मांग पर भारी पड़ती जा रही थी। उसी बीच तब के वायसराय लॉर्ड बेबल इन चीजों को नहीं संभाल पा रहे थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन भी हो गया, मगर इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वो उस भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश को सम्मिलित करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके ये 73 मेंबर ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से आए थे, जो बांग्लादेश, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में है, वहां से प्रतिनिधित्व किया करते थे। ऑब्वियसली उनका इसमें सम्मिलित ना होना कोई बड़ी घटना नहीं थी, क्योंकि वो अलग ही देश की मांग पर अड़े थे। उसके पीछे उन्होंने कई सांप्रदायिक दंगे भी किए, मगर इसके इतर संविधान सभा का कार्य आरंभ हो गया। 299 मेंबर्स संविधान सभा में सम्मिलित हुए, जिसमें कांग्रेस का एक बहुत प्रचंड बहुमत वहां पर दिखा दी। इसमें एक दिलचस्प कहानी और थी कि तब पहले अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो सबसे वरिष्ठ उस समय पर हुआ करते थे। बाद में इस रूल को बदला गया और 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 में अगर आप 2 साल 11 महीने 18 दिन जोड़ दें तो डेट 26 नवंबर 1949 को आ जाती है। यानी इस तिथि को हमारा संविधान लिखकर तैयार हो गया था। और यह कहानी इन्हीं 2 साल 11 महीने 18 दिन के बीच की है। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को इसी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान से सुनिएगा। और उन्हीं के साथ 2 उपाध्यक्ष भी यहां पर अपॉइंट किए गए, जिनके नाम थे H.C. मुखर्जी और कृष्णाचारी। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए कि संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे, 1 अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद जब एक टीम बन जाती है और उनको कहा जाता है कि संविधान लिखने का कार्य आरंभ करिए, तो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि किन मूल्यों पर हमारा संविधान लिखना है, क्योंकि दायित्व तो अब बंटने बाकी है। मौलिक अधिकारों के लिए कौन कानून ढूंढ कर लाएगा, संघ कैसे चलेगा ये कौन तय करेगा, प्रांतों में कैसे शासन चलेगा, इसके लिए टीम गठित करनी बाकी थी। मगर उससे पहले जारी करनी थी एक उद्देशिका। जो भी व्यक्ति कानून या नियम इस देश के लोकतंत्र के लिए लाने वाला है, वो किस दायरे में रहेंगे, तो एक ब्लूप्रिंट या एक पेपर पे उनको पकड़ा दिया गया। इन चीजों का ध्यान रख करके ही कानून बनेंगे, जिसको कहा गया उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना, प्रियम्बल। ये एक अलग विषय है कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं है। इस पर आगे केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला पड़ेगा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए भी परीक्षा का रहेगा। इसे मैं आगामी वीडियोस के लिए छोड़ भी देता हूं। फिलहाल प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को आई। ये सवाल परीक्षा में एज आ जाते हैं। उद्देशिका कब आई, किसके द्वारा बोला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस उद्देशिका के प्रस्ताव को लेकर के आ जाते हैं। किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। महत्वपूर्ण बात आपके लिए जानकारी के लिए। और उससे बड़ी बात, जब ये चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त में, जहां से 389 मेंबर्स आए थे, जिसमें 296 बाई इलेक्टेड आए थे, उसमें सभी लगभग बड़े नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। 2 सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनमें से एक सबसे बड़े नेता ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, महात्मा गांधी। पूछा जाए निम्न में से कौन भारत के संविधान सभा की समिति के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी। और भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया था बंगाल से, यानी कि वो बंगाल से चुनाव लड़ करके आए थे। ये 2 सवाल परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, भारत के संविधान को लिखने के लिए तकरीबन 11 मीटिंग्स होती हैं, 11 मीटिंग हुई थी। मगर एक दिलचस्प कहानी इस दौरान तब घट गई जब दंगों ने इतना विकराल रूप ले लिया, पाकिस्तान की मांग ने जब इतना विकराल रूप लिया, तो उस परिस्थिति में एक ऐसी कंडीशन बन गई कि लॉर्ड बेबल को वापस जाना पड़ा। और तब ब्रिटिश की संसद ने अपने कैबिनेट के एक अहम सदस्य, जो उस दौर के सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे समझदार व्यक्तित्व थे, लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत भेजा। लुई माउंटबेटन जब भारत आए और आजादी की दास्तां उन्होंने रखी कि दंगे इतने भीषण रूप ले चुके हैं कि इनको रोक पाना मुश्किल है। इस स्थिति में यह तय हो गया था कि एक भारत को आजाद करना अब मुश्किल है। और दूसरी बात यह क्लियर हो रही थी कि 30 जून 1948 जो कैबिनेट मिशन की तारीख हुई, उस तारीख तक आजादी नहीं मिली तो ये हिंसा और भयानक रूप ले लेगी। लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने वो लेटर जारी किया, लंदन से वो लेटर वापस आया।
जिसको हम लॉर्ड लुई माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं और भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी हम उसको जानते हैं, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि अब एक नहीं 2 भारत आजाद होंगे। यानी कि 3 जून 1947 को ये लेटर आया था और ये कह दिया गया कि भारत और पाकिस्तान नाम से 2 राष्ट्र आजाद होंगे। इन दंगों को रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। दूसरा, अब तारीख 30 जून 1948 नहीं होगी क्योंकि तब तक हिंसा बहुत बड़ा रूप ले लेगी। 15 अगस्त तक दोनों देशों को आजाद कर दिया जाएगा। लुई माउंटबेटन शायद जानते थे कि भविष्य अंधकार में हो सकता है ज्यादा समय तक अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो। ऐसे में जो देशी रियासतें थी जो अभी तक एक भारत में आना चाह रही थी, उनके निर्णय उन पर छोड़ दिए। आपकी इच्छा है, आप भारत में शामिल होना चाहते हैं तो भारत में शामिल होइए और पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में हो जाइएगा। हम अपनी सत्ता का हस्तांतरण यानी कि पावर का ट्रांसफर आपको हम 15 अगस्त तक कर देंगे। इधर 389 मेंबर्स में से जो 299 मेंबर इंडिया की तरफ से हैं, बाकी 90 मेंबर पाकिस्तान की तरफ रहे होंगे, जिसमें 73 मुस्लिम लीग की और 17 देशी रियासतें रही होंगी या आदर्श में रहे होंगे। तो दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का काम करना शुरू करने लगे और जितनी देशी रियासतें थी उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का दौर शुरू हो गया। अब एक कहानी यहां पर यह बन जाती है कि कौन से देशी रियासतें भारत में शामिल होंगी, कौन सी पाकिस्तान में। दोनों की तरफ से अपने अपने स्तर पर कार्य किया गया। भारत की तरफ से सरदार पटेल इस काम में लग गए। लेकिन 15 अगस्त से पहले सत्ता का ट्रांसफर होना था, यानी कि संविधान सभा के अब 2 काम हो जाएंगे। एक तो संविधान को लिखना भी है जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, दूसरा अब सत्ता ट्रांसफर होते ही सरकार भी चलानी है, जिसको हम अंतरिम सरकार बोलते हैं। संविधान सभा को 2 भागों में बांट दिया गया। 15 अगस्त से पहले यह भी तय करना था कि सत्ता ट्रांसफर होते ही कौन प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाएगा। तब सबकी राय में सरदार पटेल एक सक्षम और योग्य थे क्योंकि वही देशी रियासतों को अपनी ओर खींचने का कार्य कर रहे थे। मगर परिस्थिति बस या महात्मा गांधी जी के अनुग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को एज ए प्राइम मिनिस्टर अंतरिम सरकार का एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया क्योंकि संविधान सभा 2 भागों में बंट चुकी थी। वो जो कमेटी जो संविधान लिख रही थी उसके अध्यक्ष बन गए राजेंद्र प्रसाद, और जो देश में नियम और कानून बनाने के लिए, शासन चलाने के लिए बन गए, वो बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार संविधान सभा अपना कार्य करती रही। कुल 11 मीटिंग्स 8 अक्टूबर 1948 को, डेट भी आप याद रख सकते हैं, 8 अक्टूबर 1948 को पहली बार संविधान लिखकर पूरा हुआ और भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इसको पढ़ा गया। हम दूसरे पार्ट में इसमें चर्चा करेंगे कि किसको क्या क्या दायित्व मिले थे, प्रांतीय मुद्दे, संघीय मुद्दे, प्रारूप समिति। फिलहाल हम उस बनने की कहानी को बता रहे हैं कि 8 अक्टूबर 1948 को संविधान पहली बार भीमराव अंबेडकर जी द्वारा पढ़ा गया और 1 साल तक उस पर चर्चाएं चलती रही। इस दौरान 11 मीटिंग्स भी हुई और लगभग 2473 संशोधन बनने के बाद उसमें किए गए। यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि 26 नवंबर 1949 को हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिख दिया था, जिसमें लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, जो विश्व में किसी भी संविधान को लिखने में लगा गया एक सबसे लंबा समय था। और यह संविधान इसलिए भी लंबा था क्योंकि यही विश्व का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर के सामने आया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां सम्मिलित रही। 24 जनवरी 1946, क्योंकि हमने तारीख मुकर्रर की थी 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाएगा, ये हमारे दिल में था कि इस तिथि को हम आजादी की मांग करते रहे थे, नहीं मिली तो हमने उस तारीख को गणतंत्र दिवस बनाने की सोची। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपना दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन। उसी डेट को भारत के प्रेसिडेंट के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को भी चुन लिया गया। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने शपथ ली। मजेदार बात रहेगी कि भारत के संविधान को लिखने के बाद चुनाव का जो मामला आया, क्योंकि संविधान ने लिखा था कि प्रधानमंत्री का चयन बाई डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेटिक वे में होगा। तो 1951 में भारत के पहले चुनाव होते हैं जो 1 साल तक चलते हैं और भारत की पहली निर्वाचित सरकार संविधान के माध्यम से 1952 में अपॉइंट होती है, जिसके प्रधानमंत्री एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो मित्रों, ये एक दास्तां थी जिसमें संविधान की, जिसको बनाने में 64 लाख रुपए हमारे लगे। कई विदेशों से हमने सोर्सेस लगाए अपने,
अभी एक वीडियो और संविधान के बनने पर हम देखेंगे किसने क्या कार्य किया और आगे संविधान सभा पर गौर करेंगे। फिलहाल ये संविधान सभा का हमारा पहला अध्याय था। मुझे आशा है कि आपने काफी चीजें इसमें सीखी होगी, काफी कुछ आपको पता चला होगा। इसी तरह से आप एक स्टोरी के माध्यम से इस कहानी को समझेंगे और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद।